हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आई एम रेखा खोला। आज हम जो है 10th क्लास की ज्योग्राफी का 6 चैप्टर करने जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, विनिर्माण उद्योग। ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली, हरीश वेंट टू अ मार्केट विद हिज पेरेंट्स. दे परचेज शूज एंड क्लॉथ्स फॉर हिम. हिज मदर परचेज यूटेंसिल्स, sugar, tea and diyas. Harish observed that the shop in the market were flooded with items for sale. He wondered how so many items could be made in such large quantities. His father explained that shoes, cloths, sugar, etc. are manufactured by machines in large industries. Some utensils are manufactured in small industries, while items like diyas are made by individual artisans in household industries. यानी कि दिवाली के अवसर पर हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार गया। उन्होंने जो है उसके लिए कपड़े और जूते खरीदे। उसकी माँ ने बर्तन, चीनी, चाय और मृदा के दीप खरीदे। ठीक है, यानी कि मिट्टी के दिए खरीदे। हरीश ने देखा कि दुकानें बहुत ही सामानों से भरी हुई हैं और चीज़ों को इतना अधिक मात्रा में देख करके वो बहुत ही हैरान हो गया। ठीक है, उसके पिता ने उसे समझाया कि जूते, कपड़े, चीनी और जो है बड़े उद्योगों में मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं और छोटे उद्योगों में बर्तन बनाए जाते हैं, और जो दिए जैसी जो चीज़ें हैं व्यक्तिगत तौर पर कारीगरों के द्वारा घरेलू उद्योगों में बनाई जाती हैं। आगे देखिए इसमें, डू यू हैव सम आइडियाज़ अबाउट दीज इंडस्ट्रीज? क्या आप इन उद्योगों के विषय में जानते हैं? आगे देखिए इसमें, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर processing from raw materials to more valuable products is called manufacturing. Do you know that paper is manufactured from wood, sugar from sugarcane, iron and steel from iron ore, and aluminium from bauxite? Do you also know that some types of clothes are manufactured from yarn, which itself is an industrial product? यानी कि कच्चे माल को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। आप जानते हैं कि कागज, लकड़ी से, चीनी गन्ने से, लोह इस्पात लोहे से और एल्यूमिनियम बॉक्साइट से बनता है। क्या आप ये भी जानते हैं कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशों से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं। आगे देखिए, people employed in the secondary activities manufactures the primary materials into finished goods. The workers employed in steel factories, car, breweries, textile industries, bakeries, etc. fall in this category. Some people are employed in providing services. In this chapters we are mainly concerned with manufacturing industries which fall in the secondary sector. देखिए इसमें क्या बताया कि जो द्वितीयक उद्योगों में लगे हुए हैं ना व्यक्ति, कच्चे माल को जो है परिष्कृत करके तैयार माल करते हैं। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी और पेय पदार्थ संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक किसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति जो क्या करते हैं कि सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं, और द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योगों के विषय में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, द इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑफ अ कंट्री इज मेजर्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, यानी कि किसी भी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। आगे देखिए इसमें, Importance of manufacturing. Manufacturing sector is considered the backbone of developments in general economic developments, in particularly mainly because manufacturing industries not only help in modernizing agriculture, which forms the backbone of our economy, they also reduce the heavy dependence of peoples on agriculture income by providing them jobs in secondary and tertiary sectors. यानी कि विनिर्माण का महत्व हम पढ़ रहे हैं, तो इसमें बताएं क्या है कि ये जो आर्थिक विकास की रीढ़ समझा जाता है, इसको विनिर्माण को आर्थिक विकास की रीढ़ समझा जाता है, क्योंकि जो विनिर्माण उद्योग में न केवल कृषि के आधुनिकीकरण के में सहायक है, वरना क्या है कि ये द्वितीयक और तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करती हैं। ठीक है, आगे देखिए इसमें, Industrial development is a preconditions of eradications of unemployment and poverty from our country. This was the main philosophy behind public sectors, industries and joint sector venture in India. It was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industrials in tribals and backward areas. यानी कि देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी और गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है, और जो है भारत में सार्वजनिक और संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी पर आधारित हैं। ठीक है, जनजाति और पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। ठीक है, आगे देखिए इसमें, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड्स ट्रेड्स एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। देखिए, निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्यिक व्यापार को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल्स इनटू वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रॉस्परस। इंडियाज प्रॉस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाइंग इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज क्विकली एज पॉसिबल। यानी इसमें बताया है कि जो है वे देशी विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न और अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं, और भारत का विकास बहुत ही शीघ्र औद्योगिक विकास में
निहित है। ठीक है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर्स, दे मूव हैंड इन हैंड। फॉर इंस्टेंस, द एग्रो इंडस्ट्रीज इन इंडिया हैव गिवन अ मेजर बूस्ट to agriculture by raising its productivity, depend on the latter of raw materials and sell their products such as irrigation pumps, fertilizers, insecticides, pesticides, plastic and PVC pipes, machines and tools, etc. to the farmers. Thus, development and competitiveness of manufacturing industries has not only assisted agriculturists in increasing their productions but also made the production processes very efficient. देखिए इसमें क्या बताया, कृषि और उद्योग एक दूसरे से अलग नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, और जो भारत में जो कृषि पर आधारित जो उद्योग है उन्होंने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। ठीक है, क्योंकि कच्चा माल कहाँ से प्राप्त होगा, नहीं तो कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है वो, और इसके द्वारा जो निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप है, उर्वरक है, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें, कृषि औजार, ये पर जो है किसान निर्भर है। ठीक है, इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास और स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है, इसके अलावा क्या हुआ है कि उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। ठीक है, देखिए इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन अवर इंडस्ट्री नीड्स टू बी मोर एफिशिएंट एंड कम्पिटिटिव। सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट इनफ, आवर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स मस्ट बी एट पर इन क्वालिटी विद दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट, ओनली देन विल बी एबल टू कम्पीट इन द इंटरनेशनल मार्केट। देखिए आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को बहुत अधिक जो है प्रतिस्पर्धी और सक्षम होने की आवश्यकता है, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं है, हमारी जो वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हों। ठीक है, ताकि हम क्या करें कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। आगे देखिए इसमें कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी, इसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का जो है योगदान, क्या क्या योगदान है इसमें देखिए। ओवर द लास्ट 2 decades द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैज stagnated at 70% of GDP out of total 27% of industry, which include 10% for mining, quarrying, electricity and gas. This is much lower in comparison to some East Asian economies where it is 25 to 35%. The trends of growth rate in manufacturing over the last decades has been around 7% per annum. The desired growth rate over the next decades is 12%. Since 2003, manufacturing is once again growing at the rate of 9 to 10% per annum. With appropriate policy interventions by the governments and renewed efforts by the industry to improve productivity, economics predict and that manufacturing can achieve its target over the next decades. The National Manufacturing Competitiveness Council has been set up with its ऑब्जेक्टिव्स, यानी कि इसमें क्या बताया है कि पिछले 2 दशकों की जब हम बात करें तो सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% में से 17% ही है, क्योंकि 10% जो है भाग जो है खनिज खनन, गैस तथा विद्युत ऊर्जा का योगदान है। अब आगे इसमें बात करें कि भारत की जो अपेक्षा है पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है, और पिछले दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है, और अगले दशक में जब हम देखें तो कि 12% अपेक्षित है, और वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10 जो है प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से हुआ है। सरकारी नीति और औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों ने क्या अनुमान लगाया कि विनिर्माण उद्योग अगले 1 दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है, और इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना की गई। इंडस्ट्रियल लोकेशन औद्योगिक अवस्थिति, यानी कि इंडस्ट्रियल लोकेशंस आर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, लेबर, कैपिटल, पावर एंड मार्केट एटसेट्रा. इट इज रेयरली पॉसिबल टू फाइंड ऑल these factors available at one place. Consequently, manufacturing activity tends to locate at the most appropriate place where all the factors of industrial locations are either available or can be arranged at lower cost. After industrial activity starts, urbanization follows. Sometimes industries are located in or near the cities. Thus, industrializations and urbanizations go hand in hand. Cities provides market and also provide services such as banking, insurance, transport, labor, consultants, and financial advice, etc. to the industry. Many industry tends to come together to make use of the advantage offered by the urban centers known as agglomerations economies. Gradually a large industrial agglomerations take place. आगे बात आती है कि इन द प्री इंडिपेंडेंस पीरियड्स मोस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वर लोकेटेड इन प्लेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवरसीज ट्रेड सच एज मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एटसेट्रा. Consequently, there must certain pockets of industrially developed urban centers surrounded by a huge agricultural rural hinterlands.
यानी कि उद्योगों की अवस्थिति में हम क्या जानेंगे कि उद्योगों की स्थापना करना बहुत ही जटिल है। इनकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता यानी कि श्रमिक पूंजी शक्ति और जो साधन है बाजार की, इनके लिए बाजार की उपलब्धता से ये जो बाजार की उपलब्धता से प्रभावित होती है, श्रमिक पूंजी शक्ति के साधन तथा बाजार आदि की उपलब्धता में प्रभावित होती है और इन सभी कारकों का एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव सा होता है। विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त होता है जहां ये कारक उपलब्ध होते हैं, जहां इन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है और कभी कभी उद्योग शहरों में या उनके निकट लगाए जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि औद्योगिकरण और नगरीकरण साथ साथ चलते हैं। नगर उद्योगों को बाजार और सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक और वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। नगर केंद्र द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित होकर आते हैं और नगर केंद्र द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योग नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं, ठीक है, जिन्हें समूहन बचत कहा जाता है, ठीक है। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे क्या होता है कि औद्योगिक समूहन स्थापित हो जाता है। आज़ादी से पहले की जब हम बात करें तो अधिकतर जो विनिर्माण उद्योग हैं कई जो है उनकी स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित थी, जैसे मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि। परिणाम कुछ नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे जो ग्रामीण कृषि इंटरलैंड से गिरे थे, यानी कि पृष्ठ प्रदेश से गिरे थे। आगे देखिए द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लिस्ट कॉस्ट, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्पेशलाइज्ड लेबर्स आल्सो इन्फ्लुएंस द लोकेशंस ऑफ इंडस्ट्री। यानी किसी उद्योग की अवस्थिति का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होता है और सरकारी नीति और निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करती है। इंडिया लोकेशन ऑफ ए इंडस्ट्री, देखिए यहाँ पे बताया कि उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत, और यहाँ पर बताया उस स्थान पर लागत उत्पादन की लागत, यहाँ पर उत्पादन के वितरण की लागत, और ये है उस स्थान पर उद्योगों की स्थापना का निर्णय, ठीक है। ये इंडियन आइडियल लोकेशन ऑफ एन इंडस्ट्री है, ठीक है। उद्योग की आदर्श अवस्थिति को ये दर्शाते हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज लिस्ट द वेरियस मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स यू यूज इन योर डेली लाइफ सच एज transistor, electric bulb, vegetables, oil, cements, glassware, petrol, match, scooters, automobiles, renditions, and so on. If we classify the various industries based on a particular criterion, then we would be able to understand their manufacturing patterns. Industries may be classified as follows. यानी कि देखिए रोजमर्रा के जो इस्तेमाल की जो है विभिन्न जो औद्योगिक उत्पादकों की सूची जैसे बनाए, ट्रांजिस्टर है, बिजली का बल्ब है, वनस्पति तेल, कांच का सामान जो पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयाँ आदि हैं। हम विशेष मापदंड के आधार पर इन उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकेंगे, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड, ठीक है। एग्रो बेस्ड यानी कृषि आधारित, यानी कि सूती वस्त्र हैं, ऊनी वस्त्र है, पटसन है, रेशम है, रबर, चीनी, चाय, कॉफ़ी और वनस्पति तेल उद्योग। मिनरल वेस्ट में पढ़ें तो लौह इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार और पेट्रोल रसायन उद्योग हैं, ठीक है। आगे देखिए इसमें अकॉर्डिंग टू देयर मेन रूल्स, प्रमुख भूमिका के आधार पर देखें तो इसमें क्या बताया कि आधारभूत उद्योग है, बेसिक और की इंडस्ट्रीज, यानी कि आधारभूत उद्योग जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं, जो लौह इस्पात, तांबा, परगलन, एल्यूमिनियम, परगलन उद्योग। अगला जब हम बात करें तो है उपभोक्ता उद्योग, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज, ये जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी है, दंत मंजन है, कागज है, पंखे हैं, सिलाई मशीन आदि। और यहाँ पर बात करें कि ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, तो पूंजी निवेश के आधार पर बताया गया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि लघु उद्योग को परिसंपत्ति इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य में परिभाषित किया जा सकता है। ये निवेश जो है सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है। अधिकतम क्या है कि निवेश के आधार पर जो है इसको स्वीकारा जाता है और ये निवेश मूल्य समय के साथ साथ जो है बदला गया है। वर्तमान की जब हम बात करें तो अधिकतर जो निवेश है 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार्य है। आगे देखिए ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप यानी कि स्वामित्व के आधार पर बात करें तो पब्लिक सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की, जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज की, यानी कि पब्लिक सेक्टर की जब हम बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रतिबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, सेल। नेक्स्ट हमारा जो है प्राइवेट सेक्टर की, तो निजी क्षेत्र के जो उद्योग है जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उनके द्वारा संचालित या फिर लोगों के स्वामित्व में हो सकता है, ठीक है, उनके द्वारा संचालित होता है। ये टिस्को है, बजाज है, ऑटो लिमिटेड, ठीक है, और डाबर उद्योग। अगला हमारा है जॉइंट सेक्टर में, जॉइंट सेक्टर में यानी कि संयुक्त उद्योग। इसमें क्या बताया कि जैसे उद्योग जो सरकार और जो राज्य सरकार और जो निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, ठीक है।
ऑयल इंडिया लिमिटेड, संयुक्त उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, आगे कोऑपरेटिव सेक्टर यानी कि सहकारी उद्योग, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। ठीक है, संसाधनों का जो कोष है वो संयुक्त होता है और लाभ हानि का जो विभाजन भी है वो आनुपातिक होता है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि शुगर इंडस्ट्री इन महाराष्ट्र यानी कि महाराष्ट्र के चीनी उद्योग और केरल के नारियल पर आधारित उद्योग। यहाँ पे बात आ रही है बेस्ड ऑन बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स, यानी कि कच्चे माल और तैयार माल की मात्रा व भार के आधार पर। तो यहाँ पर बताया कि हैवी इंडस्ट्रीज सच एज आयरन एंड स्टील, यानी कि भारी उद्योग जैसे लोह और इस्पात आदि। दूसरा है लाइट इंडस्ट्रीज दैट यूज लाइट रॉ मटेरियल्स एंड प्रोड्यूस लाइट गुड्स सच एज इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, यानी कि हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युत उद्योग आते हैं इसमें। ठीक है, आगे देखिए, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसमें क्या आता है कि सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी और वनस्पति तेल आदि जो उद्योग है ना, कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर ये आधारित हैं। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का मतलब होता है वस्त्र उद्योग। इसमें क्या बताया है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था में जो वस्त्र उद्योग का अपना महत्व होता है, इसका औद्योगिक उत्पादन में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। लगभग जो है इसमें 350 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करा करके कृषि के पश्चात जो है दूसरा बड़ा उद्योग है। इस आगे देखिए इसमें कि वो लगभग क्या है कि 24.6% विदेशी मुद्रा कमाता है। ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद में इसकी जो भागीदारी है वो 4% है और देश का जो अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से अधिकतम जो है अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में अपने आप में आत्मनिर्भर है। ठीक है, देखिए कॉटन टेक्सटाइल यानी कि सूती वस्त्र उद्योग। In ancient India, cotton textiles were produced with hand spinning and handloom weaving techniques. After the 18th century, power looms came into use. Our traditional industries suffered a setback during the colonial periods because they could not compete with the mill-made clothes from England. यानी कि प्राचीन भारत की जब हम बात करें तो सूती वस्त्र हाथ से कताई और जो हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। बाद में 18वीं शताब्दी के बाद में जो विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा, उपनिवेशिक काल के दौरान जो है हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। ठीक है, आगे देखिए इसमें हमारा देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट है कि द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश इन मुंबई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें बताया गया है कि जो पहले जो सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया था। ठीक है, आगे क्या बताया कि 2 वर्ल्ड वॉर्स वर फॉट इन यूरोप, इंडिया वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी, देयर वाज अ डिमांड फॉर क्लॉथ इन यूके, हेंस दे गेव अ बूस्ट टू द डेवलपमेंट ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। यानी कि यूरोप 2 विश्व युद्धों से जूझ रहा था और भारत इंग्लैंड के अधीन था। भारत क्या था? इंग्लैंड के अधीन था। ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला था। ठीक है, आगे देखिए इसमें As on 30th November 2011, there was a 1946 cotton and human-made fiber textile mills in the country. About 80% of these are in the private sectors and rest in the public and cooperative sectors. Apart from these, there are several thousand small factories with 4 to 10 looms. देखिए नवंबर 2011 की बात करें, देश में लगभग 1946 सूती और कृत्रिम रेशों की कपड़े मिले थी और इनमें से जो है 80% जो निजी क्षेत्र में और शेष जो है सार्वजनिक और जो सहकारी क्षेत्र में है और कई हजार छोटी इकाइयां हैं इनकी, जिनमें से 4 से 10 जो है हथकरघे हैं। आगे देखिए इसमें In the early years, the cotton textile industries was concentrated in the cotton growing belt of Maharashtra and Gujarat. Availability of raw cotton, market, transport, including accessible port facilities, labor, moist climate, etc., contributed towards its localizations. This industry was closely linked with agriculture and provides a living to former cotton pluckers and workers engaged in ginning, spinning, weaving, dyeing, designing, packaging, tailoring, and sewing. Thus, industry by creating demand supports many other industries such as chemical and dyes, meal stores, packaging materials and engineering works. इसमें क्या बताया है देखो, ये जो शुरुआत की जब हम बात करें तो सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक सीमित था। उसके बाद क्या हुआ कि कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन और पत्तनों की सीमितता, श्रम और जो है नमयुक्त जलवायु
अधिकारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया और इस उद्योग का कृषि के से निकट का संबंध हो गया। कृषक जो है कपास चुनने वाले, गांठ बनाने वाले, कटाई करने वाले, रंगाई करने वाले, डिजाइन बनाने वाले, पैकेट बनाने वाले और सिलाई करने वालों को यह जीविका प्रदान करता है। इस उद्योग के कारण क्या हुआ कि रसायन, रंजक, मिल स्टोर और पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियर उद्योग की मांग बढ़ती है। इसका परिणाम होता है कि इन उद्योगों का, इसका परिणाम क्या देखा गया कि इन उद्योगों का विकास होता है। ठीक है। While spinning continues to be centralized in Maharashtra, Gujarat and Tamil Nadu, weaving is highly decentralized to provide scope for incorporating traditional skills and design of weaving in cotton, silk, zari, embroidery, etc. India has world-class productions in spinning, but weaving supplies low quality of fabrics as it cannot use much of the high-quality yarns produced in the country. Weaving is done by handlooms, powerlooms, and in the mill. The handlooms khadi provides large-scale employments to weavers in their homes as a cottage industry. यानी कि इसमें क्या बताया कि जो कताई का कार्य जो है महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती वस्त्र जो है रेशम, जरी, कसीदाकारी आदि से बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई बहुत ही जो है विकेंद्रीकृत है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन जो है बुना हुआ वस्त्र कम गुणवत्ता वाला होता है और ये देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता। बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत करघों व मिलों में होता है। और आगे क्या बताया इसमें देखिए कि हाथ से बुनी जो खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान कराता है। आगे देखिए, इंडिया एक्सपोर्ट यार्न टू जापान। अदर importers of cotton goods from India are USA, UK, Russia, France, East European countries, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका एंड अफ्रीकन कंट्रीज। यानी कि भारत जापान को सूत का निर्यात करता है और भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोप देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका के देश हैं। आगे देखिए, इसमें जो मैप दिया गया है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का, यानी कि वस्त्र उद्योग का। ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री का मैप है। इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे। इसमें बताया गया है कि देखिए, ये बताया गया है कि कॉटन टेक्सटाइल, वूलन टेक्सटाइल और सिल्क टेक्सटाइल। तो आप यहाँ पर देखेंगे कहाँ कहाँ पर किस किस स्टेट में है ये। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ऊपर से चलते हैं जम्मू कश्मीर से। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर है? देखिए, पहले सबसे पहले हम देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग कहाँ है। देखिए, आगरा में, कानपुर में, दोनों कहाँ है? यूपी में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है राजकोट, अहमदाबाद, पोरबंदर और वडोदरा। नेक्स्ट देखिए सूरत, ये गुजरात में है। ठीक है, यानी कि पोरबंदर, राजकोट, अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत ये गुजरात में आते हैं। और यहाँ पे हम देखिए उज्जैन में, देवास में और इंदौर में, यहाँ पे भी क्या है? सूती वस्त्र उद्योग हैं। ठीक है, सूती वस्त्र यहाँ पर उद्योग हैं। और जलगांव, औरंगाबाद, वर्धा ये महाराष्ट्र में है, पुणे, मुंबई। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग है यहाँ पे। आगे देखिए, इसमें और देखते हैं हम कि ये जो है मुर्शिदाबाद, ये मुर्शिदाबाद है कोलकाता में, हावड़ा, हुगली, ये देखिए यहाँ पे क्या है? यहाँ पर भी सूती वस्त्र उद्योग है। ठीक है, एक हमने यहाँ पे छोड़ दिया है मुरादाबाद, यहाँ पे यूपी में मुरादाबाद, आगरा, कानपुर। ठीक है, यहाँ पे हमने पढ़ा सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, आगे देखिए, इसमें कंटिन्यू करते आगे। तो यहाँ पर हो गया हमारा, देखिए कोयम्बटूर बॉर्डर पे है ना, इधर केरला और तमिलनाडु के इधर। ठीक है, ये मदुरई, चेन्नई, ये तो हमने पढ़े कॉटन टेक्सटाइल। ठीक है, अब हम करेंगे वूलन टेक्सटाइल। देखिए, वूलन टेक्सटाइल में हम यहाँ से श्रीनगर, देखिए श्रीनगर, अमृतसर, लुधियाना, पानीपत, गुड़गांव, बीकानेर, जयपुर। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में, अमृतसर जो है पंजाब में, लुधियाना पंजाब में। ठीक है, हरियाणा में पानीपत, गुड़गांव, राजस्थान में बीकानेर, जयपुर। देखिए, श्रीनगर जो है जम्मू कश्मीर में, अमृतसर, लुधियाना पंजाब में, पानीपत, गुड़गांव हरियाणा में, बीकानेर, जयपुर जो है राजस्थान में, आगरा, शाजापुर, कानपुर। ठीक है, ये उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। इसमें है अहमदाबाद, जामनगर, मुंबई और आगे देखिए बेंगलुरु। ठीक है, ये हमने पढ़े वूलन टेक्सटाइल के। अब हम पढ़ते हैं सिल्क टेक्सटाइल का। ठीक है, तो देखिए सिल्क टेक्सटाइल में
ऊपर से चलते हम बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, जम्मू कश्मीर में ये रेशम वस्त्र उद्योग है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम आते हैं वाराणसी में, ये भी रेशम वस्त्र उद्योग है। और जो है फिर आता है मुर्शिदाबाद और बांकुरा। ठीक है, आगे देखिए इसमें कंटिन्यू, यहाँ पे कोलार, बेंगलुरु और मैसूर। ठीक है, यहाँ पे क्या है, रेशम वस्त्र उद्योग है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नहीं समझ में आए दोबारा से देखिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए India has the second largest installed capacity of spindles in the world with 43.13 million spindles 2011-12 after China. Since the mid-80s, the spinning sector has received a lot of attention. देखिए यहाँ पे स्पिंडल्स की जब बात आ रही है कि स्पिंडल की क्षमता के रूप में जो है भारत को विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त है। इसमें चीन का प्रथम स्थान है। भारत में इसकी संख्या जो है 2011-12 के अनुसार जो है 431.3 लाख थी। ठीक है, 1980 के दशक की जब हम बात करें तो कताई क्षेत्र को भरपूर महत्व दिया जा रहा है। We have a large share in the world's trades of cotton yarns, accounting for 1/4 of the total trades. However, our trade in garments is only 4% of the world's total. Our spinning mills are competitive at the global levels and capable of using all the fibers we produce. The weaving, knitting and processing units cannot be used much of high quality yarns that is produced in the country. There are some large and modern factories in these segments, but most of the production is in fragmented small units which cater into the local markets. This mismatch is a major drawback for the industry. As a result, many of our spinners export cotton yarns while apparel garments manufacturers have to import fabrics. देखिए इसमें बताया गया है कि जो सूती जो रेशे हैं जो है व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफ़ी इसमें महत्वपूर्ण है और ये जो कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है और तैयार वस्त्र के कुल व्यापार में ये हिस्सा केवल 4% ही है। हमारे कताई कारखाने जो है विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। हम जो सूत पैदा करते हैं उनका उपभोग करने में सक्षम हैं, लेकिन बुनाई और कताई का जो है प्रक्रमण जो है इकाइयाँ देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाती हैं। इस क्षेत्र में कुछ ही बड़े और आधुनिक कारखाने हैं, अधिकतर छोटी और बिखरी हुई इकाइयाँ ही हैं जिनका उत्पादन स्थानीय बाजार की मांग को ही पूरा कर पाता है। इस उद्योग की एक बड़ी कमी है जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाले सूती धागे का निर्यात करते हैं, जबकि परिधान निर्माताओं को कपड़ा आयात करना पड़ता है। ठीक है, आगे देखिए। Although we have made significant increase in the productions of good quality long staples cottons, 356 lakhs bales of 170 kgs each during 2011-12, the need to import is still felt. Power supply is erratic and machinery needs to be upgraded in the weaving and processing sectors in particular. Other problems are the low output of labor and stiff competitions with the synthetic fibers industries. ये देखिए यहाँ पे बात करें कि जो लंबे रेशे वाले कपास के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुई है। ठीक है, इसे आयात करने की आवश्यकता महसूस की गई है और जो है बुनाई और इससे संबंधित क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति को दूर करने के लिए तथा नई मशीनरी के उपयोग की आवश्यकता है और अन्य समस्याओं में कम श्रमिक उत्पादकता और कृत्रिम वस्त्र उद्योग से प्रतिस्पर्धा आदि हैं। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।